सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of foreign information #FYI, जहां आज हम फिर जुड़ रहे हैं आपके साथ 1 मार्च की। जी हाँ, 1 मार्च की हिस्ट्री पे, घटनाओं पे नजर डालने के लिए। क्या हुआ था खास, क्या घटा था ऐसा जिसको रखना है आपको ध्यान इन प्रोस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। और बिल्कुल इसी चर्चा में बने हुए हैं हमारे साथ हिस्ट्री गुरु, जिनसे करेंगे हम बात इस पूरे के पूरे सेशन में किस तरीके से प्रोसीड करना है, प्रिपरेशंस को अपनी आगे मोड करना है। बिकॉज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप ही की जानकारी के लिए आप ही का सेशन है, जिसके साथ आपका और हमारा जुड़ना यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स प्रोसीड विद द सेशन, बट यस, डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल इफ हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। और चैनल इसकी सेशन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे किन किन इवेंट्स पे हम आज बात करने वाले। बट यस, उससे पहले जानेंगे हिस्ट्री गुरु से क्यों हो जाता है ये सेशन इंपॉर्टेंट व्हेन वी काउंट आउट फॉर 365 डेज इन अ नॉर्मल ईयर एंड 366 डेज इन अ लीप ईयर। वेलकम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा ये शो जिसका नाम है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप ही के लिए शो है, आप ही की इन्फॉर्मेशन के लिए शो है। हर दिन हम आपसे साथ जुड़ते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, जहां पे हम इतिहास के इंपॉर्टेंट तथ्य को डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम उसी क्रम को अपने लगातार जारी रखेंगे और आज हम फिर देखेंगे कि आज ऐसे कौन से सेलिब्रिटी है, ऐसी कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिनका बर्थडे है या उनका देहांत आज के दिन हुआ था या कुछ ऐसा जो कि आज के दिन को बनाता है खास। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस शो को जिसका नाम है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, तो लेट्स प्रोसीड विद द सेशन एंड देखते हैं आज के सेशन में हमारा फर्स्ट इवेंट जो है 1954। यस, 1954 वाज द ईयर, 1 मार्च वाज द डेट व्हेन द यूएसए टेस्टेड फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब। तो एक तरीके से देखा जाए तो सेल्फ डिफाइंड इवेंट है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात आ रही है, पहली टेस्टिंग हुई थी हाइड्रोजन बॉम्ब की। तो ये किस तरीके का इवेंट था? बिल्कुल, अगर हम 1954 की बात करते हैं, आज के दिन 1 मार्च 1954 यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दुनिया में पहली बार हाइड्रोजन बम को टेस्ट किया था, जो कि अपने आप में काफी विध्वंसक और काफी डेडली, हम ये कहें कि एक वॉरहेड माना जाता है, एक हथियार माना जाता था उस समय। अमेरिका को यूं ही हम शक्तिशाली कंट्री नहीं कहते हैं, वो उसकी जो हम आर्मी की बात करें, उनके वेपन्स की बात करें, उनके डिफेंस की बात करें, तो ये जो सिलसिला था बहुत ही पहले शुरू हो चुका था, जब हमारे देश को आजादी ही मिली थी। और उसके कुछ ही समय बाद अमेरिका जैसे देश ने हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल किया था या हाइड्रोजन का टेस्ट शुरू कर दिया था। और इसका एक ही उनका मोटो था कि इसके पीछे की जो वॉर शुरू हो चुका था, या जो कि हमने फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी देख चुके थे, दुनिया फिर से एक वॉर की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन अमेरिका के हाइड्रोजन बम का जो टेस्टिंग की गई, जिसने अमेरिका को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में सबसे आगे खड़ा कर दिया। तो आज ही के दिन 1 मार्च 1954 को हाइड्रोजन बम का अमेरिका के द्वारा परीक्षण किया गया था। बिल्कुल, आगे की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग द बर्थडेज कि 1 मार्च को किन के जन्मदिन होते हैं, किन की जन्मतिथि होती है। द पर्सनालिटी व्हिच वी हैव विद अस फर्स्ट, दैट इज मैरी कॉम। यस, द नोन पर्सनालिटी एवर। 1983 वाज द ईयर, 1 मार्च वाज द डेट व्हेन दिस मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, बॉक्सिंग फील्ड की अगर हम बात करें, तो यस, मैरी कॉम का नाम कहीं पे भी छोटा नहीं है, छिपा नहीं है। बिल्कुल, अगर हम मैरी कॉम की बात करते हैं, हमारे जितने व्यूअर हमें देख रहे हैं सभी इनके बारे में अवेयर होंगे और उन्होंने इनकी हाल ही में जो कुछ समय पहले जो मूवी आई थी मैरी कॉम, उसको भी देखा होगा। 5 बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है। जी हाँ, 5 बार की महिला मुक्केबाजी जो सेक्शन है या जो महिला मुक्केबाजी जो वर्ग है, उसमें वह 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं और ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। तो मैरी कॉम अपने आप में एक जानी मानी, मणिपुर की एक जानी मानी सेलिब्रिटी हम कह सकते हैं, एक बॉक्सर है, जानी मानी बॉक्सर है और 3 बच्चों की मां भी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मां होने के साथ साथ उन्होंने 5 बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को भी जीता है। तो मैरी कॉम की अगर हम बात करें, उनसे कुछ फैक्ट है जो कि मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। जैसे कि उनकी ऑटोबायोग्राफी, जब उनकी मूवी आई थी तो काफी सारे क्वेश्चन उनसे जुड़े पूछे गए थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी ही उनका व्यक्तित्व भी दर्शाती है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का जो नाम है, उनकी आत्मकथा का जो नाम है, वह है अनब्रेकेबल, जिसे तोड़ा ना जा सके। जी हाँ, अनब्रेकेबल, जिसे तोड़ा ना जा सके, उनकी आत्मकथा का नाम है, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, जो कि उनसे जुड़ा काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। आज ही के दिन 1 मार्च 1983 को मणिपुर के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ। बिल्कुल, तो छोटे से कस्बे में जन्मी मैरी कॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम आज 1 मार्च के ही दिन। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट, सो वी हैव नीतीश कुमार। यस, मिस्टर नीतीश कुमार। और कहीं ना कहीं इनके पीछे जो हमारे भारत के नक्शे की एक इमेज दिख रही है हमें, वो कहीं ना कहीं इनकी डेफिनेशन दे देती है। 1951 वाज द ईयर व्हेन नीतीश कुमार जी वाज बोर्न, इनका जन्म हुआ था। बाकी की डिटेलिंग्स डेफिनेटली बाय हिस्ट्री। बिल्कुल, अगर हम नीतीश कुमार की बात करें, अगर बात करें कि वो समाजवादी से जुड़े रहे हैं और एक लोक नायक, अगर आपने नाम सुना होगा
अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, पहले तुम ये देखें कि वो इस समय बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में कुछ समय पहले उन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़ते हुए दोबारा चुनाव लड़ा था और अगर हम बात करें कि बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे 1951 में, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें इनके बारे में तो यह बहुत पहले से राजनीति में सक्रिय थे। अगर हम बात करें लालू प्रसाद यादव की, नीतीश कुमार की, और अगर हम बात करें मुलायम सिंह यादव की, तो बहुत समय पहले जयप्रकाश नारायण की जो जनता पार्टी थी, जयप्रकाश नारायण ने जो जनता पार्टी बनाई थी, उसके एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी अलग पार्टियां बनाई और आज वह बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और बिहार के लोगों का मानना है कि वे भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो देखते हैं कि बिहार के लोगों की जो उम्मीदें हैं कहां तक नीतीश कुमार पूरा कर पाते हैं। लेकिन आज उनके लिए एक खुशी का दिन है कि आज उनका जन्मदिन है। आज ही के दिन बिहार में वो पैदा हुए थे, नीतीश कुमार। बिल्कुल। नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो यस वी हैव द जस्टिन बीबर, यूथ में फेमस। 1994 वाज द ईयर, 1 मार्च वाज द डेट व्हेन जस्टिन बीबर वाज बोर्न। तो जस्टिन बीबर अगेन अ सेल्फ डिफाइंड नेम, सिंगर है। अगर हम बोले तो ही कैन बी काउंटेड एज अ रॉक स्टार टू। बिल्कुल। अगर हम जस्टिन बीबर की बात करते हैं, आज ही के दिन 1994 में इनका जन्म हुआ था और वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। जाने माने सिंगर है, जाने माने अगर हम बात करें कि डांसर भी अच्छे खासे हैं। इनका अगर हम बात करें, आज के दिन इनका बर्थडे है और साथ ही साथ अगर हम इंडिया से जोड़कर इनको देखना चाहें तो इनका हाल ही में एक कॉन्सर्ट होने वाला है इंडिया में। जी हाँ, एक कॉन्सर्ट होने वाला है, इनका एक शो होने वाला है मुंबई में, जिसकी टिकट मात्र 73,000 रुपये है। तो अगर आप इनके शो को देखना चाहते हैं तो मुंबई जा सकते हैं और 73,000 का टिकट भी खरीद सकते हैं। तो ओनली सर ने लगाया मात्र, दैट मींस ओनली 73,000 वुड बी द टिकट कॉस्ट। तो यस, यहाँ हम कहीं उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करें, बट यस द डिटेल व्हिच वी आर शेयरिंग दैट इज जस्टिन बीबर, बोर्न 1 मार्च 1994। रेस्ट इफ वी टॉक अबाउट डेथ की बात करेंगे, पुण्यतिथि की बात करेंगे, किसकी मृत्यु हुई आज ही के दिन, जो कि था 1 मार्च। तो द पर्सनैलिटी व्हिच वी हैव दैट इज मनमोहन देसाई। 1994 वाज द ईयर, 1 मार्च वाज द डेट जब इनका देहांत हुआ। और अगर हम बात करें तो अगेन अ सेल्फ डिफाइंड नेम। जी हाँ, मनमोहन देसाई की बात करें, भारतीय फिल्म जगत के जाने माने प्रोड्यूसर थे, निर्माता थे। इनका आज ही के दिन 1 मार्च 1994 को निधन हुआ था, जो कि सिनेमा जगत के लिए काफी बड़ी क्षति थी उस समय। तो आपको यह याद रखना है कि मनमोहन देसाई, जिनका आज ही के दिन 1 मार्च को निधन हुआ था, वह किस फील्ड से बिलोंग करते थे, किस क्षेत्र से उनका संबंध था। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसर, यानी कि वह भारतीय फिल्म के एक प्रोड्यूसर थे, भारतीय फिल्मों के निर्माता थे। उनका आज ही के दिन निधन हुआ था। बिल्कुल। तो आर्ट फिल्म की अगर हम बात करें या तो फिर हम कमर्शियल फिल्म्स की बात करें तो मनमोहन देसाई जी का नाम कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन जी के साथ भी इनने बहुत काम किया है। तो ये सारी के सारे इनके गणमान्य हैं। आगे अगर हम बात करेंगे, यस वील गो अपॉन टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। किस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और FYI क्वेश्चन बैंक में एक नया पेज एड ऑन होने वाला है। तो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन आंसर सेशन एंड लेट्स लुक अपॉन व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। In which state रोहिला नेशनल पार्क is located? रोहिला नेशनल उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश, सेकंड वन इज उत्तराखंड, थर्ड वन इज अरुणाचल प्रदेश एंड फोर्थ वन इज बिहार। तो अगर हम बात करें तो सर क्या यहाँ इसका आंसर बिहार होना चाहिए या हिमाचल प्रदेश? जी हाँ, अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करते हैं तो मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सही आंसर है वह है हिमाचल प्रदेश। रोहिला नेशनल पार्क जो है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार नेशनल पार्क वगैरह पूछे भी जाते हैं और जीके के सेशंस में भी हमने बहुत सारे टॉप 10 नेशनल पार्क भी आपसे डिस्कस किए हैं। अगर आपने उन्हें ना देखा हो तो आप जीके के सेशंस में जाकर टॉप 10 नेशनल पार्क के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ यह प्रश्न आपके सामने था। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क की जो लोकेशन है वह हिमाचल प्रदेश में है। चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? जी हाँ, ऑप्शंस आपके सामने हैं और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, या जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है, एस्ट्रॉइड जो बेल्ट है, वह किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है। ऑप्शंस आपके सामने है। फर्स्ट वन इज मार्स एंड जुपिटर यानी कि मंगल एंड बृहस्पति। सेकंड वन इज द अर्थ एंड मार्स यानी कि पृथ्वी और मंगल ग्रह। थर्ड वन इज सैटर्न एंड जुपिटर यानी कि शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह। एंड फोर्थ वन इज मार्स एंड वीनस यानी कि मंगल और शुक्र ग्रह। तो जल्दी से अपने दिमाग में सोच लीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो क्या इसका आंसर सैटर्न और जुपिटर, शनि और बृहस्पति है? नहीं, अगर मैं यहाँ पर सही आंसर की बात करता हूं तो जो ऑप्शन नंबर ए है, मंगल और बृहस्पति, इज द राइट आंसर। अगर आप व्यूअर्स को याद रखना है कि आखिर एस्ट्रॉइड बेल्ट को हम कैसे याद रखें कि वह किन दो ग्रहों के बीच में है, तो आपको याद रखना है यह इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच में है। इनर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, हमने पिछली बार भी एक ट्रिक के माध्यम से इनको लर्न किया था।
मरकरी है, वीनस है, मार्स है और अर्थ है। यह 4 जो प्लेनेट है वह इनर प्लेनेट है यानी आंतरिक ग्रह, और जो आपके जुपिटर है, सैटर्न है और नेपच्यून है और यूरेनस है वह है आउटर प्लैनेट्स। तो मार्स के बाद जुपिटर आता है जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इन दोनों के बीच में एक पट्टी पाई जाती है जो कि छोटे छोटे जो चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि जब भी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, जब हम बात करें यूनिवर्स का निर्माण हुआ था, तो आपस में ग्रह आपस में टकराए होंगे, उनका जो मलबा है, उनकी जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो जीरो ग्रेविटी में वहां पर घूमते रहते हैं। तो उस पर्टिकुलर लोकेशन को, उस पर्टिकुलर बेल्ट को हम कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रह पट्टी। तो यह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। चलिए, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी डिजिट्स डज आधार नंबर हैव? निम्न में से आधार नंबर में कितनी डिजिट होती हैं? बहुत ही प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, ज्यादा आपको समय नहीं लगना चाहिए, चाहे तो अपनी जेब से आधार कार्ड निकाल कर भी देख सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने है। फर्स्ट वन इज 12, सेकंड वन इज 14, थर्ड वन इज 15 एंड फोर्थ वन इज 17। आधार कार्ड के ऊपर जो डिजिट्स मेंशन होते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आइडेंटिटी के लिए, उसमें कितनी संख्या होती हैं? तो इज इट 14? यहाँ पर हम सही बात की बात करें 15? तो यहाँ पर जो सही आंसर होना चाहिए वो 12 होना चाहिए। अच्छा, 4 के 3 सेक्शन में आपने देखा होगा आधार कार्ड के नीचे बिल्कुल बॉटम सेंटर पे 3 के 3 पेयर होते हैं, मतलब 4 डिजिट्स के 3 पेयर्स होते हैं, यानी कि 4 3 12 यानी 4 3 12 यानी कि 12 डिजिट्स होते हैं टोटल आधार संख्या। चलिए, तो ये कुछ ऐसे नॉलेजेबल क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल हमारे भी कुछ आंसर्स गड़बड़ हो रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर बात करें केयरलेसनेस की, तो क्वेश्चंस के आंसर्स में केयरलेसनेस होती है और आंसर वहीं का वहीं गलत हो जाता है। कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं तभी उसे सुधारा जाता है, और जब सुधार होता है तो फिर गलती की गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ऑप्शंस आपके सामने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका जो सही आंसर होगा वो आपको जरूर मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, सेकंड वन इज मदुरै, थर्ड वन इज मैसूर एंड फोर्थ वन इज विजयनगर। सो डेफिनेटली आंसर मैसूर। बिल्कुल, अगर हम टीपू सुल्तान की बात करें, फेमस शासक रहे हैं, अगर बात करें मैसूर के सुल्तान रहे हैं, और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी सेनाओं के सामने समर्पण करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना यही था कि एक दिन शेर की तरह जीने से, अगर मैं बात करूं एक दिन शेर की तरह जीना चाहूंगा, बाकी की अगर मैं बात करूं 100 दिन किसी बाघ, अगर बात करें लोमड़ी या किसी ऐसे लोग की, कि अगर हम अंग्रेजों के अंदर दबाव में ना आकर मैं 100 दिन उनके साथ गुलाम बनकर रहना पसंद नहीं करूंगा, बल्कि एक दिन शेर की तरह जीना पसंद करूंगा। तो उन्हें टीपू सुल्तान या शेर मैसूर भी कहा जाता है, टीपू सुल्तान को, जो कि काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, तो बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। Who authored the famous book The Indian Struggle? The Indian Struggle नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट वन इज वीडी सावरकर, सेकंड वन इज महात्मा गांधी, थर्ड वन इज अबुल कलाम आजाद एंड फोर्थ वन इज सुभाष चंद्र बोस। बताया गया है, पूछा जा रहा है कि इंडियन स्ट्रगल, भारतीय अगर हम बात करें स्ट्रगल, संघर्ष नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो सर इसका आंसर तो आप ही को बताना पड़ेगा। जी हाँ, अगर हम बात करें सही आंसर की, यहाँ पर बात करें तो सही आंसर जो है वह है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे, आजाद हिंद फौज बनाए थे और भारत के आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष चलाने वाले नेताओं में से एक थे। उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक को लिखा। चलिए, तो नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन हियर इट इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ ड्रामा नील दर्पण? निम्न में से कौन नील दर्पण नाटक का लेखक था? यह मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, यह जो प्रश्न है, नील दर्पण जो नाटक है नील दर्पण के जो ऑथर है, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। ऑप्शंस आपके सामने, बंकिम चंद्र चैटर्जी, सेकंड वन इज शरद चंद्र, थर्ड वन इज हरीश चंद्र मुखर्जी एंड फोर्थ वन इज दीन बंधु मित्रा। आपको बताना है कि नील दर्पण नामक जो नाटक है उसके लेखक कौन है। तो ऑप्शंस की बात हो गई, क्वेश्चन हमने देख लिया। आंसर की बात करें तो सर यहाँ हमको लगता है थोड़ा सा गेसिंग आ जाएगा, बट यस करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इज इट बिटवीन शरद चंद्र या हरीश चंद्र मुखर्जी? चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो व्यूअर्स को आंसर भी मालूम पड़ गया है। दीन बंधु मित्रा। बिल्कुल सही आंसर है दीन बंधु मित्रा, उनके द्वारा ही नील दर्पण नामक नाटक लिखा गया। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Aruna Asaf Ali was connected with which one of the following movement as a woman organizer of underground activity? निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा असफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकल्पों के महिला संगठनकर्ता के रूप में हुआ था? ऑप्शंस क्वेश्चन आपको मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज और एक पर्टिकुलर मूवमेंट का नाम पूछा जा रहा है, एक पर्टिकुलर आंदोलन का नाम पूछा जा रहा है जिससे अरुणा असफ अली जुड़ी रही। ऑप्शंस आपके सामने, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सेकंड वन इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, थर्ड वन इज स्वदेशी मूवमेंट यानी कि स्वदेशी आंदोलन, फोर्थ वन इज क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन।
आपको बताना है कि उनका संबंध इनमें से किस पर्टिकुलर मूवमेंट से रहा। तो इज इट स्वदेशी मूवमेंट? चलिए देखते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए कि उनके दिमाग में जो आंसर आ रहा है वह सही है या नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1942 में गांधी जी के माध्यम से चलाया गया था, और इसी मूवमेंट में गांधी जी ने फेमस स्लोगन, फेमस नारा भी दिया था, डू और डाई, करो या मरो। तो जी हाँ, इससे जुड़ी रही है अरुणा से फली। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए क्या है। The partition of Bengal took place in 1905 is associated with 1905 में हुआ बंगाल विभाजन किससे संबंध रखता है? ऑप्शंस आपके सामने। आपसे गवर्नर जनरल का नाम पूछा जा रहा है कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में डिवाइड कर दिया गया था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने है। लॉर्ड कर्जन, सेकंड वन इज लॉर्ड हॉर्डिंग, थर्ड वन इज लॉर्ड चैम्सफोर्ड एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सो डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। बिल्कुल, लॉर्ड कर्जन की घोषणा हुई थी 1905 में, जिसके तहत उन्होंने जातीय आधार पर पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल का विभाजन किया था 1905 में, जो कि बंगाल विभाजन के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेम ऑफ द न्यू रिलीजन इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर वाज, अकबर द्वारा चलाए गए नए धर्म का नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने, और आई थिंक हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, तो आपको आंसर बताने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। फर्स्ट वन इज धर्म, उस पर्टिकुलर रीजन का नाम था, उस पर्टिकुलर रिलीजन का नाम था धर्म। सेकंड वन इज दीन इलाही, थर्ड वन इज इस्लाम एंड फोर्थ वन इज कुरान। तो अगर हम बात करें तो कुरान तो बुक है, बिल्कुल। इस्लाम की अगर हम बात करेंगे तो ये अपने आप में एक धर्म है, अपने एक धर्म है, बिल्कुल। और उसकी स्थापना बहुत समय पहले हमने डिस्कस किया था, हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा की गई थी मक्का में। बिल्कुल। तो धर्म और बचता है आपका दीन इलाही, तो इज इट दीन इलाही? बिल्कुल, दीन इलाही, इसका मतलब होता है एक ईश्वर की मान्यता को मानने वाला धर्म। अगर हम बात करें अकबर के द्वारा इस पर्टिकुलर धर्म को चलाया गया था, अकबर के दिमाग की उपज था यह धर्म, और अकबर के डेथ के बाद इस धर्म को भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, इस धर्म पर भी ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ। तो दीन इलाही धर्म अकबर के द्वारा ही चलाया गया था, और उसके मरने के बाद वह विलुप्त हो जाता है। तो इसको अपनाने वाला पहला और आखिरी व्यक्ति ऐसा कहा जाता है बीरबल ही था, जिसने इस धर्म को अपनाया था। बिल्कुल। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करें इस सेशन के, सो हियर इट इज, कमीशन व्हिच मार्क द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किस कमीशन ने चिन्हित की थी? ऑप्शंस आपके सामने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसका जो नाम है वह इसी कमीशन के नाम पे ही पड़ा है, तो आपको याद रखने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ऑप्शंस, रेड इंडिया कमीशन, सेकंड वन इज पाकिस्तान कमीशन, थर्ड वन इज भारत यानी कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर लाइन कमीशन यानी कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा कमीशन, एंड फोर्थ वन इज रेड क्लिफ कमीशन। सो डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज बिल्कुल, अगर हम बात करें भारत पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि रेड क्लिफ सर ने ही उस लाइन का निर्धारण किया था, इसलिए उस कमीशन का नाम भी क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ कमीशन। चलिए तो इसी के साथ सेशन को करेंगे खत्म। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कीप ऑन कमेंटिंग एंड टेलिंग अस इफ you are liking our FYI show or not, and yes, do share the video link to get many of your friends benefited by each and every detail provided in this session. Subscription if left, so you get chance to subscribe the channel in every video, so do subscribe our channel, and yes, फिर मुलाकात होगी आपसे for your information #FYI के नए सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलेगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।